जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो हम और हमारी ज़रात नए एपिसोड के साथ। आप किसान भाई और स्पेशली कंज्यूमर्स जो कि हमारे इस प्रोग्राम के लिए इंतज़ार करते हैं, आपसे दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम में शामिल भी हों, अपनी आरा भी दें, अपने सवालात भी भेजें। आपको अगर कोई इशू है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे किसान की आवाज़ बनकर। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, यूट्यूब के ऊपर भी और फेसबुक के ऊपर भी। तो बात शुरू करते हैं जी। सबसे पहले नई डेवलपमेंट्स हुई हैं कुछ। हुकूमत जा रही है, जाते जाते कुछ चीज़ें ऐसी करना चाह रहे हैं जो कि किसानों के लिए हों। उसमें पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, दोनों पे बात करेंगे। पहले जी नेगेटिव पे बात करते हैं। नेगेटिव पे बात ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये जो नया IMF से जो मुतासिर तो नहीं कहूँगा, IMF की हदायत की रोशनी में जो बजट बनाया गया है उसके अंदर जो है एग्रीकल्चर के अंदर डायरेक्ट टैक्सेशन जो ज़्यादा फार्मर्स हैं, जो कि बड़े फार्मर्स हैं, जो कि बड़े बेनिफिट लेते हैं, उनके ऊपर नहीं किया गया। उसके मुकाबले में जो छोटे फार्मर्स को टारगेट किया गया है, सबको एक ही छड़ी से हाँका जा रहा है। तो उसमें हुआ ये है जी कि यूरिया और फर्टिलाइज़र, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, DAP जिसे हम कहते हैं, NP, इन तमाम खादों के ऊपर हुकूमत ने टैक्स लगा दिया है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था। अब वो एक्सरसाइज कर दी गई है 1 जुलाई से, और उसके असरात अब आने शुरू हो गए हैं। और वो असरात इतने ज़्यादा खौफज़दा हैं लोग उनसे कि सबसे पहले आपको पता है कि हुकूमत अगर ₹1 बढ़ाती है तो ₹2 जो है वो मिल मालकान या इंपोर्टर या मैन्युफैक्चरर जो है वो बढ़ा देते हैं, और ये या डीलर बढ़ा देते हैं। कहने का मतलब ये है जिन्होंने स्टॉक किया हुआ है, जो कि ख़ुद एक हम कहते हैं कि एक उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं रैकेट है, जो कि उसको देख रहा होता है कि जी कब हमें मौका मिले और हम जाके सांप की तरह जो है वो कंज्यूमर को डसें। तो इस सिलसिले में हुआ यह है कि हुकूमत ने तकरीबन कोई ₹150 अपनी तरफ से बढ़ाया है, जबकि मार्केट के अंदर जो बोरी है वो 3600 से 3800 पे गई, और 3800 से अब 4000 की मैं यूरिया की बात कर रहा हूँ। इसी तरह जो 7500 7200 से शुरू हो रही थी DAP, वो यकदम 9000 के ऊपर पहुँच गई है, 9000 से ज़ायद है कुछ इलाकों में। तो ये बहुत बड़ा मेरे ख्याल से 150 के पीछे अगर आप 1500 बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई कंट्रोल नहीं है किसी हुकूमती इदारे का, क्योंकि खाद मैंने पहले भी कहा है कि ये ऑलरेडी सब्सिडाइज होती है। इसकी गैस जिससे ये बनती है वो मिल मालकान या मैन्युफैक्चरर्स या यूरिया पैदा करने वाले इदारे, खाद पैदा करने वाले इदारे, उनको सब्सिडाइज गैस मिल रही होती है, और जिससे कि वो अपनी प्रोडक्शन करते हैं और अपना रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। उस पर ऑलरेडी अगर सब्सिडी है तो फिर भी अगर किसान का इस्तेसाल हो रहा है, या तो उनके डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर ठीक नहीं है, उनका कंट्रोल नहीं है, या हुकूमती इदारे जो प्राइस कंट्रोल के हैं जिसमें कि ज़िले इंतज़ामिया आती है, उनका मसला ये है कि वो उसको ठीक तरह से नहीं कर रहे इस्तेमाल तो अपने इख्तियारात का। इससे ये हुआ है कि जो किसान हैं उनको अभी यूरिया नहीं मिल रहा, तो ज़ाहिर है कि वो अपनी हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो ज़रूरियात हैं, जैसे अब मकई लगानी है, या हम देख रहे हैं कि चावल जिन्होंने लगाया हुआ है उनके लिए ये वक्ती तौर के ऊपर ये एक मसला खड़ा कर दिया गया है, और कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं, लेकिन साथ साथ उसको अवेलेबिलिटी भी है। अब आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल से मुझे उम्मीद है कि अगले 2-3 दिन में ये चीज़ें जो सी हैं ये सॉर्ट आउट होंगी, लेकिन कीमत जो सी है वो बढ़ने की बात ये हुई है कि जहाँ 150 बढ़ाना था वहाँ 700 बढ़ गया, 400 बढ़ गया, 600 बढ़ गया। इससे जो है मेरे ख्याल से जो डायरेक्ट या जो एग्रीकल्चर का टैक्स लगाने की बात होती है, हम उसमें कहते हैं कि बड़े फार्मर्स जो कमा रहे हैं उनके ऊपर ये टैक्स होना चाहिए, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो सी है वो इस तरह से जिसमें कि तमाम लोगों को, छोटे फार्मर जो कि 90% हैं हमारे, उनके लिए भी ये मसले मसाइल खड़े कर दिए गए हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर मेरे ख्याल से कि इम्प्लीमेंटेशन में जाए, और अगर कंट्रोल रेट के ऊपर ही अगर चीज़ें मिल जाएँ तो बहुत बेहतर है। इसके साथ साथ एक अच्छी चीज़ इसकी ये हुई है, वो भी देखते हैं कि अगर ये प्राइस थोड़ी बढ़ी है तो अब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो प्राइस है वो और हमारी मुकामी प्राइस के दरमियान जो फ़र्क था वो कम हो गया है। उससे ये होगा कि जो हमारी यहाँ स्मगलिंग होती है अफ़गानिस्तान को, वो भी अब मेरे ख्याल से वो कम होगी, क्योंकि उसके अंदर अब उनको वो जो डिफरेंस है वो कम हो गया है, फ़र्क कम रह गया है। उससे ये होगा कि हमारे मुकामी जो काश्तकार हैं, उम्मीद है कि उनको इस दफ़ा जब सर्दियों में यूरिया की ज़रूरत होगी तो उनको यूरिया मिल जाएगा। इस तरह से लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा या ब्लैक में नहीं ख़रीदनी पड़ेगी। तो ये एक मेरे ख्याल से
इसके दोनों तरफ असरात हैं। इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। इसके मेरे ख्याल से ज़्यादा इस चीज़ के चांस है कि अब यूरिया की वाफिर मकदार में दस्तयाबी होगी मुल्क के अंदर। इसके साथ साथ जी अफ़गानिस्तान की बात की तो एक और चैलेंज जो मैं देख रहा था कि अफ़गानिस्तान में क्या हुआ है कि अफ़गानिस्तान में इस साल जो टिड्डी दल का हमला है उसने वहाँ की तकरीबन 25% गंदम की फसल जो थी वो उड़ा दी है। नॉर्दर्न एरिया जहाँ लेट लगती है, मैं वो पढ़ रहा था तकरीबन 1 मिलियन टन से ज़्यादा, मेट्रिक टन से ज़्यादा उनकी गंदम की पैदावार जो उनसी है वो तबाह हो गई है सिर्फ टिड्डी दल की वजह से। ये यूएन के नंबर्स हैं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने नंबर ये दिए हैं, एफएओ के नंबर्स आए हैं ये वाले। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हमारे मुल्क पे प्रेशर आ जाएगा, हमारे मुल्क पे आगे ही, क्योंकि गंदम की शॉर्टेज है। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह फसल बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी हम उस तरह से सरप्लस की हालत में नहीं है। और अगर हमारी गंदम स्मगल होकर उस मुल्क में जाएगी आसपास, तो उससे क्या होगा कि मुकामी जो मंडियां हैं वहाँ पे क्या गंदम की जो ज़खायर उनमें कमी होगी, हमारी अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकेंगे। हमारा मुल्क ऑलरेडी तकरीबन 20% से ज़्यादा, हम उसे कहते हैं, ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का ये भी नंबर है कि हमारा मुल्क जो है वो 20 आबादी की बात कर रहा हूँ कि 20% से ज़्यादा आबादी जो उनसी है वो फूड इनसिक्योर कहते हैं हम, कि उनको जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं हो रही, यानी कि हम उनको अच्छा खाना नहीं दे रहे, जिसे हम कहते हैं मेल न्यूट्रिशन कहते हैं। या हमारे जो बच्चे हैं उनकी स्टंटेड ग्रोथ हो रही है, अंग्रेज़ी में उसको कहते हैं कि उनकी ठीक तरह नशोनुमा नहीं हो रही, जो बुनियादी खुराक उनको चाहिए। इससे ये हमारे लिए नुकसान ये है कि गंदम की जो अजनास हैं वो महंगी भी होंगी। और मैंने फिर देख रहा हूँ कि इस हफ़्ते गंदम जो है वो जो हमारी मुकामी मंडियां हैं, मुझे अभी रिपोर्ट रोज़ देखते हैं हम, देख रहे होते हैं क्या चल रहा है सिलसिला। तो जहाँ पे चीनी में थोड़ा सा कमी बेशी हुई है, उसमें वो वहाँ स्टैंड स्टिल है, उसको हम कहते हैं कि वहाँ पे इतना कोई ख़ास नहीं है, या स्टॉकिस्ट के लिए मंदा है, या जैसा मकई में मंदा चल रहा है इनके लिए, जो किसानों के लिए। इस तरह से जो गंदम वाले हैं जिन्होंने स्टॉक करके रखी हुई है, वो गंदम की कीमत ऊपर जा रही है और वो दिन ब दिन ऊपर जा रही है। और इसके साथ साथ मेरे ख्याल से हुकूमत को चाहिए कि फ़ौरन इक़दाम करे। इसके अलावा ये गंदम के असरात आने वाली फसलों के ऊपर भी होते हैं, और हमने ये देखा है कि अभी जो मिल्स हैं, जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं जिनके साथ हमारा भी ताल्लुक़ है, उन्होंने बुकिंग शुरू कर दी है बीज के लिए। 3 महीने पहले ही बीज की कीमत तकरीबन 7,500 रुपये के ऊपर बुकिंग हो रही है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जब सीज़न आएगा तो बीज की कीमत कहाँ जाएगी। तो ये हम पेशगी मेरे ख्याल से हम जिक्र कर रहे हैं इस चीज़ का कि अगर आपने किसान को गंदम के तरफ लेके आना है तो बीज की, अच्छे बीज की फराहमी ज़रूरी है, लेकिन उसको मुनासिब कीमत के ऊपर होना चाहिए। इसके साथ अगर मुल्क में गंदम की जो है अगर ज़रूरत नहीं पूरी कर सकेगा तो ये हमारे लिए एक लम्हे फ़िक्रिया बन जाएगा। और आने वाली हुकूमत के लिए भी मेरे ख्याल से ये कोई अच्छा विरसे में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पे इसके ऊपर काम करे। इसके साथ साथ जो हुकूमत और फ़ौज के दरमियान एक मुफाहमत हुई है, बहुत सारी चीज़ों पे ऑलरेडी मुफाहमत चल रही है उनकी, ठीक है, अपोजिशन यही शोर मचा रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो इन्होंने कहा जी कि हम करेंगे कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग करेंगे। और इस सिलसिले में इस्लामाबाद में कल ही एक बहुत बड़ा इवेंट किया गया है, फ़ौज के एक ज़ैली इदारे, फ़ौजी फाउंडेशन के एक ज़ैली इदारे ने ये करवाया है। वो कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग तो अच्छी चीज़ है। ये मैं तकरीबन, मुझे याद है को पिछले 4 साल से मैं इसका पिछली हुकूमत में भी सुनता था, इस हुकूमत में भी जाते जाते सुन रहे हैं, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इसमें छोटे किसान को क्या फ़ायदा होगा। हमारे यहाँ देखें बहुत सारी बातें हैं, ड्रोन चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, टेक्नोलॉजी, लेकिन टेक्नोलॉजी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। आज भी गांव के अंदर 3G 4G सर्विसेज का वो हालात नहीं है कि इतनी अच्छी नहीं है कि आप उसको कवरेज दे सकें। हम मोटरवे पर ट्रैवल करते हैं, अभी हरीपुर के ऊपर ट्रैवल करें, मियाँ वाली की तरफ ट्रैवल करें, आपको सिग्नल नहीं मिलेंगे। तो किस बिना पे हम क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में PTA का रोल, वहाँ पे भी एक फ़ौजी साहब आके बैठे हैं रिटायर, उनको भी मेरे ख्याल से ऑनबोर्ड किया गया होगा, कोऑर्डिनेट करेंगे ये तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो छोटे फार्मर्स हैं, मेरे यहाँ तक अंदाज़ा है कि जब आप बड़ी लैंड होल्डिंग्स करते हैं तो उसमें ठीक है, उसका वॉल्यूम का इसे कहते हैं कि आपको, उसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं स्केल ऑफ इकॉनमी देखी जाती है कि इसका जो ज़्यादा लेंगे तो सस्ता मिलेगा।
वो ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत पुराना एक मॉडल है और कामयाबी से मेरे ख्याल से इफ़ाद और इस किस्म के इदारे जो हैं वो इंटरनेशनल ये कर रहे हैं, जिसे हम कोऑपरेटिव फार्मिंग कहते हैं। कि कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग तो है ही है, लेकिन कोऑपरेटिव फार्मिंग का भी ज़रूर के काम करना चाहिए कि उन किसानों को एक जगह इकट्ठा करके, हमने ये काम 2-3 साल से हम ये कर रहे हैं, मियाँ वाली में हमने काम किया है, हमने अहमदपुर शर्किया में काम किया है, हम जीबी में काम कर रहे हैं इस तरह के किसानों के इदारों के साथ, और मकसद यही है किसान मददगार का, कॉन्केव एग्री का, कि हम किसानों की जो है वो आवाज़ बने और प्लस किसानों को जो है फ़ायदा पहुंचा सकें। फ़ायदा तभी होता है कि आप ज़्यादा मकदार में चीज़ें लें, इकट्ठे होकर, इसे हम कहते हैं कि जामे एक प्रोग्राम हम बनाएं, उसको हम लेके चल रहे हैं। उस सिलसिले में अभी मैंगोज़ का भी सीज़न है, तो मैंगो में भी हमने काम किया है लोगों के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो उसका बुनियादी असूल ये है कि आप अगर इकट्ठे होकर मिल के काम करेंगे तो आपको चीज़ें कदर सस्ती मिलेंगी। तो मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत को भी ये इक़दाम करने चाहिए कि छोटे फार्मर्स के जो यूनिट्स हैं वो बना के और क्लस्टर डेवलप करने चाहिए, जिस तरह से आलू का क्लस्टर है, गाजर का क्लस्टर है, प्याज का क्लस्टर है, इसके साथ साथ लहसुन का क्लस्टर है, इसके साथ साथ अगर हम देखें तो मेज़ का क्लस्टर, जैसे मेलसी जैसे विहाड़ी में अब मकई लगती है, पाकपतन में मकई या आलू लगता है, तो ये क्लस्टर बन जाएंगे। तो क्लस्टर्स का फ़ायदा ये होगा कि उससे ये है कि हमारे एक लार्ज क्वांटिटी में हमें प्रोड्यूस मिलेगा, प्लस उसके जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरे करने में आसानी होगी, उसके आसपास मंडियाँ डेवलप होंगी, और इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन जो है ये लोगों को एक गांव में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन एक इदारा बना के, एक कोऑपरेटिव यूनियन बना के तमाम किसानों तक बाहम पहुंचाई जा सकती है, और ये काफ़ी आसान काम होगा। इसके साथ साथ कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग में बायर का होना भी ज़रूरत है। जो ख़रीदार है मंडी का या बाहर से जो कंपनियां हैं, जो फॉर एग्ज़ाम्पल हम टमाटो की बात करते हैं, हम प्याज की बात करते हैं, हम वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, तो वो कंपनियां जिसकी ये रॉ मटेरियल है, फीड मिल्स की बात करते हैं, उनको साथ हम ऑन बोर्ड करें ताकि ये तमाम चीज़ें उन तक पहुँचें या बैनुल अक़वामी मंडियों तक हम लेके जा सकें। ये नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग की हुई है लेकिन साथ ही आपने ट्रक खड़ा कर दिया, जैसे गन्ने में किया जाता है कि जी आप गन्ना ख़रीद रहे हैं, लेकिन गन्ने का क्योंकि वज़न कम करने के लिए या आप उसको कम पेमेंट करने के लिए आप उसको जो है ना वो रुसवा करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। टमाटर का ट्रक ले लिया, टमाटर का ट्रक कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग से आ गया, लेकिन 3 दिन खड़ा कर दिया है, आप उठा नहीं दे, और साथ ही आपका कोई दूसरा बंदा आके कहता है यार ऐसा करो आधी कीमत पे मुझे दे दो, जो आपने कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग की हुई है। तो ये तमाम चीज़ों पे कंट्रोल करना होगा, तभी हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। ये बुनियादी ज़रूरियात हैं मेरे ख्याल से। टेक्नोलॉजी तो एक हम उसे कहते हैं कि एक गाड़ी की तरह है, वो आपको यहाँ से किसी दूसरी जगह पे जल्दी लेके जा सकती है, लेकिन अब आपने सफ़र कैसे करना है, सफ़र की जो वहाँ पे ज़रूरियात हैं वो कैसे पूरी करनी है, पेट्रोल कैसे डालना है, उस गाड़ी का ख़र्चा कैसे चलाना है, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मेरे ख्याल से बुनियादी जो हमारा मनसब होना चाहिए, उसका तकाज़ा होना चाहिए कि हमने अपने किसान को खुशहाल बनाना और छोटे किसान को लेके चलना है। इसके साथ ही जी आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप अपने सवालात, आपका किसी किस्म का भी कोई सजेशन हो, कोई आप अपनी आरा देना चाहें, हमारा प्रोग्राम हाजिर है। हमारा अनकरीब किसानों से एक मुलाकात भी करेंगे आप लोगों से और ये प्लेटफॉर्म पर लेके आएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।